स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है टाइम एंड टेंस के पार्ट 4 से। ठीक है, पार्ट 3 तक पढ़ाई हो चुकी है। और इस वीडियो लेक्चर में जो पिछला वीडियो लेक्चर था जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था, उसी का ये दूसरा भाग है। मैंने चूंकि कहा था आप लोगों से कि पिछले मतलब वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में समझा था। और मैंने बोला था कि इसका जो अगला भाग होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही संबंधित होगा। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ अपवादों के बारे में, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ओके, और अगर होते भी हैं तो किस प्रकार होते हैं, इसकी ये बात समझना है हम लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम में कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इस उपयोग के बारे में, उपयोग से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से अपवाद है जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, कौन से ऐसे वर्ब फॉर्म्स है जहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, या फिर कह लीजिए कि उसका कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं करते। सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे यहाँ पर, उसका सीधे बोलेंगे कि कंटिन्यूअस पार्ट यूज, कंटिन्यूअस रूप यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स है, वर्ब है। कहाँ कहाँ और कौन कौन से वर्ब है, इसके प्रयोगों को समझते हैं। चलिए, तो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कि वर्ब्स दैट आर नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स आर वर्ब्स, इसको हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स बोलते हैं। किसको? जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं उनको बोलते हैं। ओके, तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स आर वर्ब्स दैट वी डू नॉट नॉर्मली यूज विथ कंटिन्यूअस टेंसेस। बड़ा सिंपल सा बात हो गया। दीज स्टेटिव, अब चूंकि ये नॉन कंटिन्यूअस है तो ये क्या हो गया? स्टेटिव हो गया। स्टेटिव कहने का मतलब ये स्टेट बताता है। स्टेट इन द सेंस किसी चीज की स्थिति बताता है, एक्शन के बारे में ये बात नहीं करता है। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए कि ये नॉन कंटिन्यूअस है चूंकि, इसलिए एक्शन नहीं बताएगा। ये क्या बताएगा? किसी चीज़ की स्टेट के बारे में बताएगा, उसकी अवस्थिति, उसकी स्थिति के बारे में बात करेगा। इसलिए इसको हम स्टेटिक वर्ब्स बोल सकते हैं, है ना। एंड दे कैन नॉट एक्सप्रेस द कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। तो ऐसे नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कोई भी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से वर्ब है, तो इनको निम्न कैटेगरी में बांटा गया है: वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, हैव मतलब पोसेस करना, किसी के अधिकार रखना, ये और सम अदर वर्ब्स हैं। तो इन कैटेगरी में इसको बांटा गया है कि ऐसे वर्ब्स का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में या प्रोग्रेसिव अर्थ में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की अगर बात करते हैं तो सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, ये सब चीज़ ऐसे वर्ब है जिस चीज़ को हम परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, नोटिस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सी, हियर, स्मेल, है ना। तो इसको हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि सी अगर लिखा है यहाँ पर, तो आप सीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सी का मतलब, बेसिक मतलब क्या होता है? देखना। तो अगर सी का मतलब देखने से है तो उस अर्थ में आप सी, एस डबल आई एन जी, सीइंग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सी का एक दूसरा मतलब भी होता है। सी का एक मतलब होता है मिलना। ठीक है, अगर मिलने के अर्थ में सी का अगर यूज़ किया गया है तो इसमें आप सीइंग का प्रयोग कर सकते हो। तो ये समझना है कि इसमें से जितने भी वर्ब्स यहाँ लिखे गए हैं, ये सारे वर्ब्स जो लिखे गए हैं, इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हम आईएनजी लगा करके करते हैं। ओके, और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसको एकदम बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो उसको समझना जरूरी है। वो सारे वर्ब्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, आने वाले स्लाइड्स में। उसी तरह से हियर है। हियर का भी प्रयोग हम अगर वर्ब्स अगर हम सुनने के अर्थ में करें, है ना, तो हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सुनवाई के अर्थ में करें तो आईएनजी लगाएंगे। ओके, तो इसके प्रयोगों को समझना है। उसके बाद वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग है, मतलब प्रतीत होने के अर्थ में, तो उसके लिए अपीयर शब्द होता है, सीम होता है, लुक होता है। तो अगर प्रतीत होने के अर्थ में इनका प्रयोग होता है ये सारे वर्ब्स का, ठीक है, तो फिर हम आईएनजी का प्रयोग इनके साथ नहीं करेंगे, अपीयरिंग नहीं करेंगे वहाँ पर। अगर प्रतीत हो रहा है हमको कुछ तो, या लुकिंग नहीं करेंगे अगर हमको कुछ प्रतीत हो रहा है तो, या फिर सीमिंग नहीं बोलते हैं कभी भी, सीम बोलते हैं। ये सब प्रतीत होने के अर्थ में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, उसी तरह से वर्ब्स ऑफ फीलिंग है, इमोशन है, स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी मानसिकता बताने वाली,
कोई ऐसे वर्ब हैं, कोई इमोशन बताने वाले हैं शब्द है, कोई फीलिंग बताने वाले शब्द हैं, जैसे कि आपको लव है, हेट है, एबहॉर है, डिस्पाइस, डिटेस्ट, रिगार्ड, सेटिस्फाई, प्रेफर, डिनाई, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, एडमिट, डाउट, होप, डिसलाइक, लाइक, वांट, विश, डिजायर, इंटेंट, प्लीज, डिसप्लीज। तो ये सारे वर्ब के साथ भी हम साधारण तौर पर आईएनजी नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स है, इमोशन है, या स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे कि आई होप, है ना, आई होप यू विल डू गुड। अगर ये एक सेंटेंस है, आई होप यू विल डू गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम होपिंग यू विल डू गुड, यू कैन नॉट टेल दिस, ठीक है। आई एम होपिंग का प्रयोग नहीं करोगे, तो इसको समझना है। उसी तरह से जैसे कि आई डाउट अगर शब्द है, सपोज करो डाउट, ठीक है, तो आई एम डाउटिंग नहीं करेंगे, हम कभी नहीं बोल सकते हैं आई एम डाउटिंग, ठीक है। आई डाउट होता है, ठीक है, किसी के ऊपर आपको शक है, संदेह है, तो आई डाउट। तो उसी तरह से क्लियर क्लियर। उसी तरह से वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है, उसमें आपको मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, प्री सपोज, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट। तो इस सब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे इसमें एक एक जैसे कि ये देख सकते हो, थिंक, थिंक के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, है ना। हमेशा नहीं लगाते हैं, जब इसका कोई विशेष मतलब होता है तो लगाते हैं, और थिंक का भी प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। थिंक अगर है तो इसका मीनिंग अलग होगा, थिंकिंग अगर है तो इसका मीनिंग अलग होगा। ये आने वाले स्लाइड्स में हम बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन इमेजिनिंग नहीं कर सकते, रिकॉलिंग नहीं कर सकते, रिकलेक्टिंग नहीं कर सकते, फॉरगेटिंग नहीं कर सकते, बिलीविंग नहीं, नोइंग नहीं, ये सब प्रयोग नहीं करते हो, ठीक है। इस इन सब का प्रयोग आप मैक्सिमम केस में V1 के रूप में ही होता है, ये सारे वर्ब जितने अभी दिए हुए हैं। और फिर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट इसको आप V5 भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये प्रेजेंट टेंस में करोगे, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करोगे। उसी तरह से हैव अगर अधिकार जताने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए जो वर्ब्स जो यूज होते हैं, जैसे कि ओन है, पोसेस है, हैव है, बिलोंग टू है, कीप, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कंप्राइज, इंक्लूडिंग, इन्वॉल्व, इंक्लूड, इन्वॉल्व। तो इसका प्रयोग हम इस अर्थ में, हैव या पोसेस के अर्थ में नहीं करेंगे, आईएनजी लगा करके कभी नहीं करेंगे। जैसे कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। तो अब यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि बिलोंगिंग टू मी, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, नो, यू कैन नॉट यूज दिस, बिलोंग्स टू मी ही होगा, क्लियर। उसी प्रकार से कुछ और वर्ब्स हैं, जैसे कि इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, डिपेंड, फिट, ओ, लैक, मैटर, सफाइस, रिक्वायर, रिजम्बल, नीड, डेयर, साउंड, टेंड। तो इनके साथ भी हम V1 का ही यूज करेंगे, या मैक्सिमम V5 का यूज करेंगे, आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ मोटा मोटी वर्ब्स हो गए जो निश्चित तौर पर आपको याद करना चाहिए, डेफिनेटली याद करना चाहिए। और कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे, मे बी ऐसा मैं समझता हूँ, जो थोड़े से छोटे बच्चे हैं उनको शायद अभी अवेयरनेस नहीं होगी कुछ वर्ब्स के बारे में। तो मैं उन लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सारे वर्ब्स यहाँ जो भी लिखे हैं, उनमें से अगर कोई भी ऐसा वर्ब है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो, तो अपने आप को सिखाने का स्वयं प्रयास करें, और डिक्शनरी निकालें, और इन सब का हिंदी मीनिंग नोट करते हुए सेंटेंसेस निर्माण करने का प्रयास करें, ठीक है। इन सारे सेंटेंसेस, सारे शब्दों से आप सेंटेंसेस को बनाएं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसके यूजेस समझ में आएंगे, मीनिंग जो डिक्शनरी से नोट करोगे उसको मीनिंग समझते हुए सेंटेंसेस का निर्माण करो, ठीक है। तो वर्ड्स के प्रति अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी। चलिए, अब इतनी बातों को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर कि जैसा मैंने पहले बताया था कि सम वर्ब्स फ्रॉम द अबव मे बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर कह लीजिए कि सिर्फ कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट को अगर हटा भी देते हैं तो कंटीन्यूअस टेंस में, कंटीन्यूअस टेंस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इट कैन बी एनीथिंग, वहाँ हो सकता है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, पिछले वाले स्लाइड्स में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका उदाहरण मैं कुछ दिया भी हूँ, जिनका प्रयोग हम कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन वे चेंज मीनिंग, अलग मीनिंग के साथ करते हैं। वो कौन कौन से वर्ब है उसको समझते हैं, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो, पहला वर्ब है आपको सी। अगर इसका मीनिंग परसीव विद द आई है, मतलब देखने के अर्थ में है, परसीव विद द आई इसका मतलब देखना होता है, अगर देखने के अर्थ में है, ठीक है, तो फिर नॉट यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका मतलब मिलना है, टू मीट है, तो यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल में देखते हैं, आई सी हिम कम टुवर्ड्स मी, मैं उसे मेरे तरफ आते हुए देख रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो यहाँ पे आई एम सीइंग नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अर्थ इसका क्या है, तो देखने से है, ठीक है। सी का अर्थ क्या है, देखने से है, तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, उसको हम V1 या V5 में लगने देंगे, सब्जेक्ट क्या है उसको देख करके। फिर दूसरा सेंटेंस है, यू आर सीइंग योर फ्रेंड टुमारो। यहाँ पर सीइंग जो मतलब है यह मिलने से है, ठीक है। अगर मिलने के अर्थ में यूज कर रहे हो तो फिर
हम करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ओके। उसी तरह से वर्ड है हियर। तो हियर का मतलब होता है एक परसीव विद ईयर्स, मतलब सुनना, ठीक है, सुनना। और एक होता है ये जो है हियरिंग अ केस, इसका मतलब होता है सुनवाई, ठीक है, जैसे जज सुनवाई करता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, सुनवाई। तो सुनने के अर्थ में है तो फिर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, सुनवाई के अर्थ में है तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इस बात को समझना है आपको। एग्जाम्पल में जैसे कि आई हियर अ नॉइज, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है ना। हिंदी है यही कि मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, बट हम क्या बोल रहे हैं, आई हियर अ नॉइज, ठीक है। आई एम हियरिंग अ नॉइज नहीं बोल देना, आई एम हियरिंग अ नॉइज गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ हियर शब्द का प्रयोग सुनने से है, तो सीधी सी बात है कंटिन्यूअस फॉर्म इसका नहीं होगा, तो V1 या V5 यूज करोगे, सब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता हुआ। चलो, उसी तरह से जज इज हियरिंग द केस टुडे, अगर जज है कोई तो वो क्या करता है, सुनवाई करने का काम करता है। तो जज इज हियरिंग द केस टुडे, जज आज केस की सुनवाई करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हियरिंग हम लगा सकते हैं। आज उसकी हियरिंग है, बोलते हैं ऐसा, कई बार सुने भी हो गया ऐसा। क्लियर। तो ये बात हो गया हेयर से संबंधित। उसके बाद टेस्ट और स्मेल है ना। तो अगर टेस्ट का मतलब स्वाद देना होता है, स्मेल का मतलब अगर महकना होता है, ठीक है, तो फिर हम इसको आईएनजी लगा के यूज नहीं कर सकते। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर मीठा होता है, शुगर का स्वाद मीठा होता है, शुगर मीठा स्वाद देता है। क्लियर। उसी तरह से आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलता हुआ महक रहा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज जो आपको समझना चाहिए, यहाँ पे देखो आई एम स्मेलिंग नहीं होगा, यहाँ पे टेस्टिंग स्वीट नहीं होगा। एक चीज जो यहाँ पे मैं आप लोगों को फोकस करना चाहूंगा या आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, मैंने शुरुआत में ये स्टेटिव शब्द का यूज किया था, मतलब स्टेट बता रहे थे। अब अगर यहाँ से नोट करते हो टेस्ट स्वीट, ठीक है, तो अब टेस्ट स्वीट्स मतलब शुगर मीठा होता है, ये किसका गुण है, शुगर का गुण है। यहाँ पे मैं तो नहीं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन शुगर अपने आप स्वीट है और आपको खाते हैं तो उसका एहसास हमको होता है। क्लियर। तो ये स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट बता रहा है। लेकिन अगर हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, अगर आई एम टेस्टिंग समथिंग, जैसे कि सपोज कर सकते हो यहाँ पर कि आई एम टेस्टिंग द फूड, ठीक है, अगर ये अगर है तो यहाँ पर मैं स्वाद चख रहा हूँ किसी चीज का, तो मैं एक्शन कर रहा हूँ, यहाँ जो टेस्ट है ये एक्शन बता रहा है, तो यहाँ पर आप आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये टेस्ट, ये एक्शन नहीं बता रहा है, ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। तो जो शब्द एक्शन बताए और आप उसको कंटिन्यूअस सेंस में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जहाँ से एक्शन का ज्ञात नहीं होता है वहां से हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे कि आई स्मेल समथिंग बर्निंग, तो बर्निंग इन द सेंस व्हाट, कुछ और चीज, बर्न कुछ और चीज कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसको जलाने के लिए या वैसा सुगंध करने के लिए, वो बर्न कर रहा है और उसके कारण उससे उसका जो स्टेटस है वो गंध कर रहा है, वो गंध कर रहा है तो मेरे नाक में जा रहा है। दिस इज सिंपल, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्मेल दैट थिंग, है ना, वो अपने आप हो रहा है। तो इसलिए ये भी स्टेट की बात कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्मेल का यूज कर रहे हैं। तो इसको समझ लीजिएगा, एक्शन अगर नहीं बता रहा हो तो आईएनजी नहीं लगाना है, एक्शन अगर बता रहा हो तो आईएनजी लगा सकते हैं। चलिए, अब दूसरा हमारा है अपीयर। तो अपीयर का मतलब मैंने पहले बताया, प्रतीत होना, है ना, प्रतीत होना। अगर प्रतीत होने के अर्थ में अपीयर का यूज करते हो तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे इट अपीयर्स टू मी दैट ही विल सक्सीड, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वह सफल होगा, है ना, तो यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर अपीयर का मतलब पब्लिश होने से है, मतलब प्रकाशित होने से है, तो प्रकाशित तो खुद ब खुद नहीं होता, उसको करना पड़ता है। तो इसलिए उस सेंस में अगर अपीयर का मतलब प्रकाशित होने से है तो हम आईएनजी लगा देंगे। जैसे माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट वीक, मेरा अगला किताब जो है वो अगले सप्ताह आ रहा है, अगले सप्ताह आ रहा है जैसे ना, अगले सप्ताह प्रकाशित होने वाला है। क्लियर। द सन इज अपियरिंग ऑन द हॉरिजॉन, प्रकट होना। अपियर का एक मतलब और होता है टू कम आउट, प्रकट होने के अर्थ में है, तो अगर प्रकट होने के अर्थ में है तो आईएनजी लगा देंगे। क्लियर है। प्रतीत होने के अर्थ में है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो स्टेट ऑफ एक्शन जो बताए, एक्शन जो बताए उसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपको। तो सेंटेंस पकड़ के समझना पड़ेगा कि किसी सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है, एक्शन समझ में आ रहा है या किसी चीज की अपनी एक अवस्थिति समझ में आ रही है। अवस्थिति समझ में है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, एक्शन समझ में आ रहा है तो आईएनजी लगाएंगे, और ये सेंटेंस समझ के आराम से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा फील शब्द है कि नाउ आई फील व्हाई आई डिड नॉट सक्सीड। तो फील का एक मतलब होता है महसूस करना, है ना, तो जब फील का मतलब है महसूस करना,
तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हम V1 या V5 का ही यूज़ कर सकते हैं कि नाउ आई फील व्हाई आई डिड नॉट सक्सीड, अब मुझे महसूस होता है कि मैं सफल क्यों नहीं हुआ। और उसी तरह से अगर फील का दूसरा मतलब भी होता है, फील का मतलब होता है फिजिकल या मेंटल कंडीशन बताना, फिजिकल या मेंटल कंडीशन बताना। अगर फिजिकल या मेंटल कंडीशन बताने के अर्थ में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें आईएनजी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों बात संभव है। जैसे द पेशेंट सेड आई एम फीलिंग बेटर नाउ, है ना, पेशेंट सेड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अगर यहाँ से सवाल पूछा जाता कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो जवाब क्या हो जाएगा कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ। लेकिन अगर जवाब ऐसे क्वेश्चन होता है कि हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ, ठीक है, ये भी मेंटल या फिजिकल कंडीशन के बारे में, शारीरिक या मानसिक स्थिति के बारे में। तो क्या बोलोगे, आई फील बेटर नाउ, मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर इसमें आईएनजी लगा है तो आईएनजी लगा के बोलेंगे, नहीं लगा है नहीं लगा के बोलेंगे। तो कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं जब हम फील का यूज़ फिजिकल या मेंटल कंडीशन बताने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अगर महसूस करने के अर्थ में सिर्फ करना है तो फिर उसमें आईएनजी कभी नहीं लगाएंगे। इस बात को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक शब्द, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है थिंक। इसके साथ भी आईएनजी लगाते हैं, शुरुआत में भी मैंने चर्चा किया था। जैसे आई थिंक आई हैव डन वेल, तो एक मतलब होता है विचार रखने से, विचार करने से। आई थिंक आई हैव डन वेल, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने अच्छा किया। ये क्या है, ये मेरा विचार है, मैं विचार रख रहा हूँ अपना, और कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी ने पूछा तो मैं अपना विचार रख रहा हूँ, तो इस केस में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, आप सिंपल थिंक का यूज़ कर लेंगे निश्चित तौर पर एकदम। अगर लगा दोगे इस सेंस में आईएनजी तो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये बात याद रखना। उसके बाद अगर संभावनाओं के ऊपर विचार करते हैं, देखो दो बातें होती है, एक होता है किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, एक होता है किसी चीज़ के संभावना पर विचार करना। तो अगर विचार हम संभावनाओं पे कर रहे हैं तो आईएनजी लगाएंगे, किसी चीज़ पर कर रहे हैं तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। बात समझे? चलिए, जैसे आई एम थिंकिंग टू गो टू अमेरिका, तो अमेरिका जाने की संभावनाओं पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आईएनजी का प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें इसी चीज़ को, तो हम समझ सकते हैं कि द वर्ब थिंक हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग। पहला है टू बिलीव, है ना, टू हैव एन ओपिनियन, किसी पे विश्वास करना, किसी चीज़ को देख करके समझना या अपनी राय रखना, टू हैव एन ओपिनियन, विचार रखना। आई थिंक रेड इज़ अ ब्यूटीफुल कलर, ये मेरा विचार है, मेरे नज़र में रेड इज़ अ ब्यूटीफुल कलर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक रेड इज़ अ ब्यूटीफुल कलर। और दूसरा अर्थ हो सकता है थिंक का, क्या, टू रिफ्लेक्ट, या फिर टू यूज योर ब्रेन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो रिफ्लेक्ट करते हो, किसी एक्शन का रिफ्लेक्शन होता है उससे, अगर थिंक से, तो वहां पे आईएनजी हम लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई होमवर्क, ठीक है, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, तो आई एम थिंकिंग अबाउट माई होमवर्क, क्लियर। तो यहाँ पर आप आईएनजी का यूज़ कर सकते हो। ये बड़ा मतलब कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें ज़रूर समझ में आएगी। थोड़ा प्रैक्टिस तो ज़रूर बनता है, प्रैक्टिस कीजिएगा निश्चित तौर पर, और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 2-3 बार वीडियोस देखोगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इन सेंस वन देयर इज नो रियल एक्शन और नो एक्टिविटी, दिस सेंस इज कॉल्ड स्टेटिव, है ना। पहले सेंस में रेड इज अ ब्यूटीफुल कलर, इसमें कोई एक्शन प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए इसको स्टेटिव बोल सकते हैं इस सेंस को। और दूसरा सेंस की बात करते हैं तो देयर इज अ काइंड ऑफ एक्शन, इसमें एक एक्शन हमको दिख रहा है, ठीक है, अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, एक्शन का मतलब काइंड ऑफ, दिस सेंस इज कॉल्ड डायनेमिक, और इसको हम डायनेमिक सेंस बोलते हैं, और इसलिए यहाँ पर आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो अगर डायनेमिक सेंस होगा तो आईएनजी यूज़ करेंगे, स्टेटिव सेंस होगा तो आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। बस सिंपल सी बात है, यही समझाने का प्रयास था कि when we use the stative sense we cannot use a continuous tense, when we use a dynamic sense we can use any tense depending on the situation। बस ये सिंपल सा बात है। तो इतनी बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये सब प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं। अगर इतनी बातें समझ में रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे बिना किसी दिक्कत के, और थोड़ा पकड़ भी आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया बेटा तो निश्चित तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोस को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो अपने लोगों से, दोस्तों से, और जिनको ज़रूरत है उनसे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों के पास सही जानकारी पहुंचेगी, लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। वीडियोस पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और भी कुछ अगर चाहिए आपको तो भी मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम, एंड गॉड ब्लेस यू।